उन्होंने आरक्षण को शिक्षण संस्थाओं में भी लागू कर दिया ताकि इनके बच्चे पढ़ें और आगे नौकरियों में आए। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए, उन्होंने भी विधिवत आरक्षण का लाभ दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से, जो इनको हम बड़े भाई बोलते हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से हाई कोर्ट की आड़ लेकर के, क्योंकि उस समय कांग्रेस में काफी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे कांग्रेस में, शैलजा थी, फूलचंद मौलाना थे, करतार देवी थी स्वास्थ्य मंत्री, और बहुत उनके लोग थे। ऊपर सुशील कुमार सिंधे थे, उनकी मायावती का ही प्रेशर था। तो 2005 में उन लोगों ने इस A-B कैटेगरी को समाप्त करा दिया और 2005 से लेकर के आज तक 2024 तक बहुत लंबी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, नवरन, यात्राएं, जेल यात्राएं। मैं भी 5-6 साल जेलों में रहा हूँ, हरियाणा की कई जेलों में रहा हूँ। तो हमारे संघर्ष को देखते हुए बहुत बार बीजेपी के नेताओं ने हमसे संपर्क किया और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि यदि ये जातियां हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है तो हम आपके आरक्षण की व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे, पुनः लागू करेंगे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने समर्थन किया और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने बनाया। चूंकि भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री के काल में हमें बहुत यात्राएं दी, हमारे हजारों निहत्थे लोगों पे लाठियां चार्ज हुई, गोलियां चली, बहुत लोग मर गए, हमारे बहुत लोगों के निवस्त्र करके पीटा गया, हमारी माताओं बहनों को भी लाठियां हाथ पैर तोड़े गए। तो उस समय से हमने प्रण किया था कि जब तक हम भूपेंद्र हुड्डा को राजनीतिक रूप से समाप्त नहीं कर लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो तब से हमने प्रण किया था कि जब तक हम अपने वर्गीकरण व्यवस्था को लागू नहीं कर लेंगे, हम एक तो विवाह नहीं करेंगे। जब तक वर्गीकरण व्यवस्था को लागू नहीं करा लेंगे, हम अन्न नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध फल लेंगे। और एक प्रण और भी किया था कि हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, कोई राजनीतिक व्यवस्था उसमें नहीं जाएंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हमसे वादा किया कि अनुसूचित जाति में जो जाति आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई या पिछड़ गई, उनको आरक्षण का लाभ देगा, क्योंकि बीजेपी अंत्योदय सिद्धांत पर विश्वास करती है। हमने बीजेपी को समर्थन करके बीजेपी सरकार बनाई और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने बार बार कहा कि आप हमारी व्यवस्था को लागू करें। तो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारी इस व्यवस्था को शिक्षण संस्थाओं में लागू कर दिया। शिक्षण संस्थाओं में हमारी इस व्यवस्था को लागू कर दिया और हमने धन्यवाद किया माननीय मनोहर लाल जी का। उसके बाद हमारी कई बेंच वार्ताएं हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से हुई और नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले हमसे वादा किया कि यदि मेरी सरकार बनी, सरकार बनती पहली कलम से मैं आपका आरक्षण बहाल कर दूंगा, नौकरियों में भी आपका अधिकार आपको देगा। तो चुनाव में हमने, जैसा कि आप देख रहे थे कि सभी एग्जिट पोल्स कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। हमने 22 सितंबर को जींद में महारैली की, DSC महारैली, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियों की, लाखों की संख्या में लोग जुड़े और हमने एक टांग पे खड़ा होकर के अपने DSC समाज से प्रार्थना की कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और सरकार बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चों का जो निवाला हमसे छीना गया था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वो वापस मिले। तो सारी लहरें, जो पश्चिम की लहरें चल रही थी, उनको मोड़ करके हमने पूर्व की लहरें बना दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी।
जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को शपथ ली और शपथ लेते ही अगले ही दिन सबसे पहली कलम से ही हमारे इस आरक्षण के वर्गीकरण को बहाल कर दिया, नौकरियों में आरक्षण दे दिया। ये इतनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने हमें दे दी कि सदा सदा के लिए हमारे बच्चों का भविष्य आबाद हो जाएगा, हमारे बच्चे भी नौकरी में आ जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब का भी संकल्प था, और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उस समय भी संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 में स्पष्ट लिखा गया है, आप पढ़ेंगे तो, कि इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन in order to advance or lift these classes so that they may be equally represented under the service of the state. और यही बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंत्योदय सिद्धांत में कही है कि आरक्षण का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को ही मिले। और बाबा साहब ने एक लाइन और लिखी थी कि डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज equality of opportunity, and as far as this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the country who is sitting last corner. अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, संविधान में लिखी गई है। और जबकि हमारा आरक्षण का वर्गीकरण सरकार ने बहाल कर दिया है, और अभी हमने 24 नवंबर को जींद में बहुत बड़ी महारैली करके 4 दिन पहले लगभग 1.5 लाख लोग जुड़े हुए थे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो वास्तव में धरातल से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हमने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, जैसा मुख्यमंत्री हमने देखा है। वास्तव में ये बहुत बड़ा काम था, और इतना बड़ा काम था कि चुनाव से पहले ये घोषणा करना एक प्रकार से बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया था। हम पे विश्वास किया, हमारी शक्ति पे विश्वास किया कि इन लोगों का वोट हमें मिलेगा। नहीं तो राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि थोड़ी सी चूक हो जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है कोई पार्टी है या कोई भी नेता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी तारीफ करें, उनकी कथनी की तारीफ करें, वो कम है। बीच में जैसे ही आरक्षण का वर्गीकरण बहाल हुआ, अब आपने देखा हरियाणा में मायावती जी आई, और मायावती खिलाफ बोल रही है कि ये आरक्षण का वर्गीकरण गलत कर दिया, ये हमारे में फूट डाल दी, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया। मैं मायावती जी से पूछना चाहता हूँ कि जब हमने आपको मुख्यमंत्री 4 बार बनाया उत्तर प्रदेश का, हम एक वोट हम देते थे, पूरा वाल्मीकि धाना खटीक सांसी और बाजीगर सारा समाज वोट देता था, तब कभी आपने ये बात नहीं कही। आज आप कौन से भाईचारे की तोड़ने की बात करती हैं? वास्तव में तो ये लूट थी, लूट चारा था, जो एक ही जाति आरक्षण का सारा लाभ लूट रही थी। हमारा भाईचारा तो कभी नहीं बिगड़ा। और ये व्यवस्था ऐसी है, ये व्यवस्था तो हमने कोई नई नहीं बनाई है, पहले ही चली हुई व्यवस्था है। अब आपने देखा जहां पर हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं, झज्जर में ऐतिहासिक भूमि है हमारे हरियाणा की, आपकी झज्जर की एमएलए बहन गीता भुक्कल, वो विधानसभा में हमारे खिलाफ बोल रही है कि आरक्षण का वर्गीकरण गलत कर दिया, संविधान बदल दिया। तो मैं गीता भुक्कल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब अति दलित जातियों को भी उनका हक मिलने जा रहा है, वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, वो भी तो आपके भाई हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, अगर वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और गीता भुक्कल जी पढ़िए ना, संविधान पढ़िए, संविधान में स्पष्ट लिखा है, इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू एडवांस और लिफ्ट दीज क्लासेस सो दैट दे विल बी इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। आप पढ़िए कौन सा संविधान बदल दिया, पहले संविधान को पढ़ें, फिर बाद में बात करें कि संविधान बदल दिया। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मायावती को भी और गीता भुक्कल को भी ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि इतिहास में आपका नाम लेने वाले बचे ना इस देश के अंदर। क्योंकि ये बीएससी समाज इतनी ताकत में है, आज 35 लाख की जनसंख्या हमारी हरियाणा में है, और ये 35 लाख लोग
जिधर चाहे वहां हवाओं को मोड़ने के लिए तैयार बैठे और उन्होंने मोड़ दिया है, मोड़ के दिखा दिया है। आज मुख्यमंत्री जी अपने मुख से बोल रहे हैं कि अगर आज हमारी सरकार बनी है तो डीएससी समाज के लोगों से बनी है, इनके बिना हमारी सरकार नहीं बनती। स्पष्ट बोल रहे हैं, हर 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 रैली में बोल रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा ने तो हमारे को खत्म करने का काम किया ही था। 2008 में हम रोहतक में भूख हड़ताल पे बैठे थे, हमारे साथ कई लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले साथ में हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जब 1 लाख लोग रोहतक में जुड़े तो हमारे नियत थे लोगों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके वो अंग्रेजी राज ताजा किया था। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे लाठियां और गोलियां चलवा के हमारे माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को अपाहिज किया था। और उस समय हमने भूपेंद्र हुड्डा को शराब दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा, हम तुम्हें राजनीतिक रूप से शराब देते हैं कि तू कितने भी जन्म ले लेना तो दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और आज वो आप देख रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को किसी ने सत्ता से बाहर रखा है तो वो डीएससी समाज है। ये वाल्मीकि हैं, धनक है, खटीक, सांसी और वायुकर है, डूमढिया। और आज वो रो रहा है, भूपेंद्र हुड्डा रो रहा है, तड़प रहा है, तिल मिला रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया लोगों के साथ। क्योंकि असली वोट बैंक तो हम थे, हमने बनाया था। और पत्रकार बंधुओं, ये बहुत गंभीर बातें हैं और आपके माध्यम से हम कहना भी चाहते हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, पूरे देश की ताकत हो। मायावती को भी उत्तर प्रदेश में कोई पूछता नहीं है, हरियाणा में आकर के हमारे खिलाफ बोलती जा रही है। तो उसको कह रहा हूं उत्तर प्रदेश संभाले पहले अपने। और अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में आरक्षण का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। रोक के दिखाओ मायावती, आप में ताकत है तो रोक के दिखाओ उनको। अब पूरे देश में हम आरक्षण का वर्गीकरण कराएंगे ताकि अति दलितों को भी ये महसूस हो कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। ये देश विकसित देश कब बनेगा? तब हर आदमी खुश होगा, हर आदमी महसूस करेगा कि हम खुशहाल हैं। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये उन शक्तियों को ये बोलना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी डीएससी के खिलाफ बोलेगा, डीएससी आरक्षण के खिलाफ बोलेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी राजनीतिक हत्या हम कर देंगे, वो चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा लीडर हो। और भूपेंद्र हुड्डा की हमने कर दी। भूपेंद्र हुड्डा कितने भी जन्म ले ले, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हम लिख के दे, चैलेंज के साथ कहते हैं इस बात को। और गीता बुक्कल जी, बहन है आप हमारी, थोड़ा संभल के बोलिए, आपके भाई हैं हम। आपके भाइयों को भी आप अपना अधिकार लेने दीजिए। ये भी पिछड़े हुए लोग हैं, इनको भी अगर एक रोटी है तो आधी रोटी इनको भी खाने दीजिए। इनको कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डीएससी समाज को वो सौगात दे दी जो 18 साल से हम लड़ रहे थे। सड़क से संसद की लड़ाई हमने लड़ी। और बीच में एक बात और है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेज बेंच बैठी, जिसकी अध्यक्षता माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की। और 7 जजेज बेंच में 6 जजों ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि यस, आज समय का चक्र ऐसा है कि आज चाहिए कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठी 7 जजेज बेंच, उसने निर्णय दिया है कि आरक्षण का वर्गीकरण समय की पुकार है और ये होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो 1 अगस्त को निर्णय है, उसी निर्णय को लेकर के सरकार ने हमारे को ये अधिकार दिया। और अब देखिए कितनी अजीब बात है, विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। और इतने गंभीर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जैसा मुख्य न्यायाधीश हुआ नहीं आज तक सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी खंडन कर रहे हैं। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने आरक्षण का पूरा लाभ हड़पने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित कर दिया। तो मैं उन मानसिक संतुलन खो बैठे नेताओं को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने मानसिक संतुलन को ठीक कर लें, वरना
तुम्हारी राजनीतिक हत्या इस डीएससी समाज द्वारा ही होनी आगे, कोई भी कितना बड़ा नेता हो। तो ये बात हम आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहते हैं। कांग्रेस कहीं बचेगी, क्योंकि 35 लाख की जनसंख्या हमारी हरियाणा में, 35 लाखों का भला तो एक ही कलम से कर दिया मुख्यमंत्री बनते ही। ये 35 लाख लोग तो जुड़ गए सैनी साहब के साथ, और अब जो है 2 लाख नौकरियां दे करके सारे युवाओं को जोड़ेंगे हम साथ में। और अभी आपने 5 साल की सरकार पीछे देखी, 10 साल की देखी, तो आप ये बताइए ना मुझे, कहाँ ये पर्ची और खर्ची की बात जो होती थी कहाँ रह गई है? ऐसे बच्चों को नौकरियां मिली हैं जो जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, गांव गांव गली गली अपने आप ही नौकरियां लगे हैं बच्चे, और वो इतने हैरान हो रहे हैं कि हमारी नौकरी कैसे लग गई। खर्ची और पर्ची की तो तिलांजलि दे दी इस सरकार ने। और युवा आज हमारे हरियाणा का युवा बहुत समझदार है, अपने हकों के लिए जागरूक है, और उनको पता है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। तो जब युवा अंगड़ाई लेगा तो उसकी अंगड़ाई से सब कुछ बह जाएगा। और अब जो 2 लाख नौकरियां आएंगी, उन नौकरियों में जब कोई बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिलेंगी। और मैं तो एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जींद के अंदर 2 बहनों ने अपना घर छोड़ दिया और पीजी में रहने लगी। जब उनसे पूछा गया भी आपने घर क्यों छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हमारे घर वालों ने हमें दबाव दिया कि कांग्रेस को वोट देनी है, कांग्रेस को वोट देनी है, और हम कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहती, तो हमारी लड़ाई होगी घर में, इसलिए हमने घर को छोड़ दिया, हमने वोट बीजेपी को किया। क्योंकि बीजेपी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हमें नौकरियां दी। हम दोनों बहनें आज टीचर हैं, हमारी कोई सिफारिश नहीं थी, हमारा कोई कुछ नहीं था, इसलिए हमने बीजेपी को वोट किया और हमने घर छोड़ दिया कि हम वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। तो युवा बदल रहा है, युवाओं की सोच बदल रही है। तो इसलिए आप देखेंगे अब जैसे जैसे सरकार चलेगी तो किसानों की बात है, किसानों के मुद्दे हैं वो भी हल होंगे, जो बेरोजगारी की समस्याएं वो भी हल होंगी, व्यापारियों की समस्याएं वो भी हल होंगी, और जितनी भी समस्याएं हैं सरकारें बनती है, सरकारों का काम कल्याणकारी योजना बनाना है, तो कल्याणकारी योजना बनेंगी। और हम कल्याणकारी योजनाओं बनाने में सरकार की मदद भी करेंगे और सर्वे भी करेंगे जाकर के पूरे हरियाणा के अंदर। 62,000 में से 38,000 लोगों को हम मकान बना के दे चुके हैं पिछली सरकार में, और जो बचे हैं उनको अभी मकान दे दिए जाएंगे। और संकल्प ये है भारतीय जनता पार्टी का कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। और जैसे कि आप अभी सर्दी में देख रहे हैं, सर्दी में भी हम बहुत सारे शिविर लगा करके अस्थायी रूप से टेंट लगा करके जो रोडों पे सोते हैं हमारे गरीब लोग, जो भिखारी भीख मांगते हैं सड़कों, उनको भी आश्रय देने का काम करते हैं। तो वो भी हमारा निरंतर चलेगा और चल रहा है।